मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं CIS कंपटीशन सेंटर से आज हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ। कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। आइए हम अगले अपने समास के अगले टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। समास का अगला भेद जो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था, तो अब आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। समास का अगला भेद कर्मधारय समास, जिसको हम अब आपको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कर्मधारय क्या समास होता है? कर्मधारय समास के बारे में मैंने आपको बस इतना ही बताया था कि कर्मधारय समास विशेष और विशेषण का समास होता है। क्या होता है? विशेष और विशेषण का समास होता है। कर्मधारय समास विशेष और विशेषण का समास होता है। यदि हम इसका विग्रह करेंगे, यदि हम शब्दों का विग्रह करेंगे तो वो होगा है जो से। मैंने उस दिन आपको बताया था। और यह समास उपमेय और उपमान का भी समास होता है। उपमेय और उपमान का समास कहा जाता है। यदि हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे तो यह के समान या के रूपी के रूप में तोड़ा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे विशेषण और विशेष्य का समास कहते हैं। और इसका विग्रह हम विशेषण विशेष्य के तौर पे है जो से करते हैं, और उपमेय उपमान के तौर पर इसका विग्रह करने पर के समान और के रूपी के रूप में हम इसका विग्रह करते हैं। कर्मधारय समास एक अलग होने के कारण तत्पुरुष समास में पहले इसका पार्ट रहा करता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। इसलिए मैंने इस बार इसको डिस्क्राइब करना अभी नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। इसलिए पहले इसको तत्पुरुष में रखा गया था। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास अब एक अपना अलग महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य का समास कहते हैं और उपमेय और उपमान का समास कहते हैं। अब हमारी बात यह है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण आप अच्छे से जान सकते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़की लंबी है, वह लड़की लंबी है, वह लड़की लंबी है। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा है ये लड़की, वह लड़की क्या है? अगर मैं कह दूं या लंबी हटा के कह दूं कि वह लड़की है, तो बस वह लड़की है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह लड़की लंबी है, इसका मतलब उस लड़की के अंदर कुछ विशेषता है। वह क्या है? लंबी है। तो ये शब्द यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष क्या होता है? विशेष याद रखिएगा, आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं जानेंगे तो कर्मधारय समास को आप समझ नहीं पाएंगे। और आपको अच्छे ढंग से समझने के लिए, कभी ना भूलने के लिए आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए बात को। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष वह होता है जो शब्द विशेषण जिस शब्द के बारे में जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या होता है? विशेष। मतलब यह विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम। विशेषण है ये, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की। इसका मतलब विशेष से हम कह सकते हैं कि विशेष समानता संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही कहेंगे कि विशेष से क्या होता है? विशेष से समानता संज्ञा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है उपमेय। उपमेय क्या होता है? उपमेय के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन दोनों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कर्मधारय समास के सारे शब्दों का आप एग्ज़ाम में क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि यह कौन सा समास है। इसलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उपमेय क्या होता है? उपमेय की सिंपल सी डिफिनेशन है जिसकी तुलना
की जाए, जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में किसकी तुलना की जाए? और उपमान, याद रखिएगा सिंपल सा डिफरेंस है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय में जिसकी तुलना की जाए और उपमान में जिससे तुलना की जाए। ये मेरा अपना एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। याद रखिएगा, तुलना की जाए उपमेय में भी है और तुलना की जाए उपमान में भी है। तो आप ये कहेंगे कि आपको याद कैसे होगा? परमानेंट याद रखने के लिए याद रखिएगा इस बात को कि उपमेय में एक ही मात्रा है, तो एक आपको एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है कि अगर हमारे यहाँ हमें यहाँ ऊपर की मात्रा मतलब उड़ती हुई मात्रा है तो उसके जस्ट अपोजिट हमें नीचे की मात्रा यहाँ पर रखना है, मतलब एक ही मात्रा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जिसकी रखना है, ठीक है। अगर आप जिसकी रख दिए तो आगे का आप सेंटेंस खुद समझ जाएंगे कि जिसकी तुलना की जाए। और अगला आपको यहाँ रखना है उपमान। अगर उपमान में ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो आपको यहाँ जस्ट अपोजिट उड़ने वाली मात्रा रख देनी है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जिससे तुलना की जाए, यहाँ पर एक नीचे की और उड़ने की दोनों मात्रा है, तो याद रखिएगा यहाँ कोई मात्रा नहीं है। इतना सा ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको उपमेय और उपमान की परिभाषा याद करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफिनेशन पूरी तरीके से रिमेंबर रहेगी, याद रहेगी आपको। याद रखिए, उपमेय मतलब अगर उड़ने वाली मात्रा यहाँ है तो आप यहाँ नीचे की मात्रा का शब्द लगाइए। आपको इतना तो याद ही रहेगा कि जिसकी या जिससे हमें लगाना है। तो जिसकी अगर आप लग गया तो आप क्वेश्चन को भली भांति अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और उपमेय उपमान में अगर आपने जिससे लगा दिया तो आप बिल्कुल क्लियर कट आप समास बता सकते हैं कि कर्मधारय समास का ये शब्द है। लेकिन अगर आप इन दोनों के डिफरेंस में गड़बड़ किए तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हर चीज़ बताने की हिंदी के लिए। अगला है, मैंने आपसे कहा कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया विशेषण विशेष्य का समास होता है या उपमेय उपमान का समास होता है। उपमेय और उपमान के बारे में भी बताया और विशेषण और विशेष्य के बारे में भी बताया। मैं अब आपको कुछ उदाहरणों से भी समझाना चाहती हूँ, जैसे नीलोत्पल। नीलोत्पल क्या है? ये उपमेय उपमान है कि विशेषण विशेष्य? इसको हम तोड़ेंगे। नीला है जो उत्पल, मतलब ये विशेष और विशेषण से टूटा। किससे टूटेगा? विशेष और विशेषण से। विशेष और विशेषण मतलब नीला है जो उत्पल। याद रखिएगा, नीला है जो उत्पल, इसको हम कहेंगे नीलोत्पल, ठीक है। तो ये इसके थ्रू टूटा, तो विग्रह करने पर हमने है जो लगाया। और अगर उपमेय उपमान का आ जाएगा उदाहरण, उपमेय उपमान का उदाहरण अगर आ जाएगा तो उदाहरण स्वरूप में मैं आपको दे रही हूं मृगनयन। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन मतलब मृग मतलब होता है हिरन, नयन मतलब आँख। मृग की आंखें बहुत ही अच्छी कही जाती हैं। तो अगर किसी स्त्री या किसी की भी आंखों की अगर प्रशंसा की जाती है तो कहा जाता है मृग नयनी या मृग नयन, मतलब कितनी बहुत ही कटीली आंखें हैं, बहुत ही अच्छी बनावट है आंखों की, मृग नयन। तो मृग के समान नयन, यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप लिया गया है। तो हम विग्रह कैसे करेंगे? के समान या के रूपी, मृग के रूपी नयन या मृग के समान नयन। इतना आप अगर समझ गए हैं तो याद रखिएगा, मैं अपने समास के लास्ट वीडियो में आपको सारे समास के पूरे उदाहरण प्रोवाइड कराऊंगी, पूरे के पूरे। अभी आप डीप से समझ लीजिए और इसके लास्ट वीडियो में समास के
लास्ट वीडियो में मैं आपको उदाहरण, जितने भी उदाहरण बन सकते हैं लगभग सारे उदाहरण मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए। आगे मैं बताती हूँ कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद होते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। एक होता है पहला विशेष और विशेषण का, विशेष प्लस विशेषण। ये बहुत ही नई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। विशेष और विशेषण। अगला है विशेषण प्लस विशेष्य। अगला है विशेषण प्लस विशेष्य। अगला है विशेष प्लस विशेष्य। अगला है विशेष्य प्लस विशेष्य। अगला है विशेषण प्लस विशेषण। विशेषण प्लस विशेषण। ये 4 प्रकार हैं, बस उलट फेर कर दिया गया है। मैंने आपको बताया है कि कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास उपमेय और उपमान का समास होता है, विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो इसी तरह से अलट पलट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि विशेष्य हमेशा विशेषण के पहले होता है सामान्यतः, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पहले रहे। कभी कभी विशेषण विशेषण आ जाता है, कभी कभी विशेष विशेषण आ जाता है। तो प्लीज़ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। विशेष प्लस विशेषण का एक उदाहरण है, जैसे मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनि है जो श्रेष्ठ। याद रखिएगा, मुनि में है जो श्रेष्ठ। याद रखिएगा इस बात को कि विशेषण विशेष कैसे टूटेगा विग्रह करने पर, है जो या है जो के थ्रू। तो मुनि है जो शेष। याद रखिए, मैंने आपसे कहा है कि कर्मधारय समास विशेष और विशेषण का भी समास हो सकता है, विशेषण प्लस विशेष का समास हो सकता है, विशेष प्लस विशेष का समास हो जाता है, और विशेषण प्लस विशेषण का भी समास हो सकता है। नीलोत्पल, जैसे मैं कहूँ नीलोत्पल, अगला है नीलोत्पल। ये विशेषण प्लस विशेष में आएगा। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। नीला विशेषण पहले आया, विशेष यहाँ पर पहले है और विशेषण बाद में। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर विशेष मतलब मुनि विशेष है और श्रेष्ठ जो है वो एक विशेषण शब्द है। और विशेष विशेषण में, विशेषण प्लस विशेष में नीला विशेषण है और उत्पल एक संज्ञा है, मतलब विशेष है। इस बात पे याद रखिएगा। विशेष प्लस विशेष। आम्रवृक्ष, आम्रवृक्ष इसका उदाहरण बनता है आम्रवृक्ष। ये भी विशेष है और ये भी विशेष है, दोनों ही संज्ञाएं हैं। याद रखिएगा इस बात को। आम एक प्रॉपर नाउन है और वृक्ष एक कॉमन नाउन है। आप अच्छे से जान सकते हैं कि यह एक संज्ञा है। विशेष प्लस विशेष मतलब आम वृक्ष दोनों ही संज्ञाएं हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है विशेषण प्लस विशेषण। अब बताइए आप लोग, विशेषण प्लस विशेषण क्या होगा? अगर आप प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि विशेषण प्लस विशेषण भी कुछ हो सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। विशेषण प्लस विशेषण में नीलपीत, नीलपीत देखिए, याद रखिए नीलपीत, यहाँ नीला और पीला, लेकिन इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, नील है जो पीत, मतलब नील है जो पीत। याद रखिएगा, पीत यहाँ पर दोनों ही शब्द विशेषण की तरह कार्य करते हैं, लेकिन विग्रह करने के कारण इन सबों को किस में रखा गया है? कर्मधारय समास में। तो कर्मधारय समास के ये 4 भेद हुए। कर्मधारय समास के बारे में मैंने आपको बता दिया। कर्मधारय समास के सारे उदाहरण मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी समास के अगले लास्ट वीडियो में। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।
अगला समास मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है द्विगु समास। अगला समास है हमारा द्विगु समास। समास का अगला प्रकार द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। हमने आपको बताया था कि द्विगु और कर्मधारय में भी तत्पुरुष की ही समान उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु और कर्मधारय में भी तत्पुरुष के समान ही उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये द्विगु समास है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद ही प्रधान होता है। इसीलिए इसे पूर्व में तत्पुरुष में रखा गया था और आज प्रेजेंट टाइम में ये अलग कर दिया गया है। इसलिए कर्म समास के 6 भेद हो गए हैं। कभी भी 4 मत लिखिएगा। समास के हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि समास के कितने प्रकार हैं तो प्रेजेंट टाइम में समास के केवल 6 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने आपको बताया है। अगला है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है। और अगला है इसमें उत्तर पद मतलब पर पद या उत्तर पद, आप दोनों बातें कह सकते हैं। इसमें उत्तर पद, किसी भी शब्द से घबराइएगा नहीं, उत्तर पद को ही पर पद भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं पर पद लिख के आ जाए तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पर पद क्या होता है। तो उत्तर पद को ही पर पद कहते हैं। पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद सदैव समाहार में होता है। अब ये समाहार क्या है? समाहार मतलब समूह, समूह के रूप में होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद सदैव या पर पद सदैव समाहार के रूप में होता है या समूह के रूप में होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद या पर पद समाहार के रूप में होता है। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि 3 समासों में उत्तर पद प्रधान है, इसलिए ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे अभी ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि पूर्व पद किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि पूर्व पद किस समास में प्रधान होता है। तो मेरा पहला वीडियो था समास का, उसमें पूर्व पद अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पढ़ने की कोशिश करिए और हमेशा इससे आप एक्टिव बने रहेंगे। हमेशा आपको लर्निंग अच्छी लगेगी और नहीं तो आपको बोरियत लगेगी। हिंदी को भी एक इंटरटेन तरीके से पढ़िए। अगर इंटरटेन करके पढ़ेंगे तो आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बोरियत नहीं लगेगी। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा है अभी? तो मैंने पूछा है कि पूर्व पद किस समास में प्रधान होता है। तो पूर्व पद हमेशा अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद या परपद समाहार या समूह के रूप में होता है, ठीक है। अगला देखिए, मैंने कहा है कि पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन मैंने एक बात और आपसे कही थी कि यदि पूर्व पद संख्यावाची हो, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में किसी नदीवाचक संज्ञा का नाम हो, तो बताइए क्या होगा। मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, अगर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में केवल नदीवाचक संज्ञा की बात की है और किसी भी शब्द की नहीं। नदीवाचक संज्ञा मतलब किसी भी नदी का नाम, किसी भी नदी का नाम। मैंने कहा है आपसे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नदी का नाम। अगर पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द है, पूर्व पद संख्यावाचक शब्द और उत्तर पद में कोई भी नदीवाचक संज्ञा का नाम है, कोई भी नदी का नाम है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
अव्ययी भाव समास। कभी भी इस बात को भूलिएगा नहीं, किसी भी के भी पूर्व पद में अगर संख्यावाचक शब्द होगा और उत्तर पद में नदीवाचक संज्ञा होगी तो हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। केवल नदीवाचक संज्ञा की बात की है। और अगर द्विगु समास में आते हैं तो पूर्व पद संख्यावाची होगा, उत्तर पद समूह के रूप में होगा। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता रही हूँ चौराहा, बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है, समझने की कोशिश करिए। चौराहा मतलब चार, पूर्व पद क्या है हमारा? चार, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। आप याद, मैंने अभी आपको क्या बताया है? पूर्व पद संख्यावाची तो चौराहा में चार हुआ, उत्तर पद समूह मतलब चार राह है तो चार रास्ते का समूह हुआ ना, उसी को क्या बोलेंगे? चौराहा। ये किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। केवल नदीवाचक संज्ञा आएगी तभी आपको अव्ययी भाव समास लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। याद रखिएगा इस बात को। द्विगु समास वह होगा जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह के अर्थ में हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ दुधारा, दुधारा, तो इसको तोड़ेंगे तो दो धाराओं का समूह, दो धाराओं का समूह, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, दो धाराओं का समूह। जैसे मैं आपसे कहूँ पंचकुटी, पांच कुटियों का समूह, पंचकुटी, पंचकुटी पांच कुटियों का समूह, पांच कुटियों का समूह। याद रखिएगा इस बात को। मतलब पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो हमारा समूह के अर्थ में होगा। पांच कुटी मतलब पांच कुटियों का समूह है। द्विगु समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समाहा या समूह के अर्थ में होता है। यदि पूर्व पद में संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद में नदीवाचक संज्ञा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छे से समझिए, बात को पूरी तरीके से समझिए। यदि इसमें भी एक ट्रिक और है, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो। मैं आपको इतनी पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, यदि कोई व्यक्ति हिंदी का भी नहीं पढ़ा होगा तो वो भी ढंग से पढ़ने की धीरे धीरे बता रही हूँ आपको, ध्यान से अच्छे ढंग से आप पढ़िए इसको, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जानते हैं तो उनको जानने में और भी प्रोग्रेस होगा, और जो नहीं जानते वो स्टार्टिंग से जानने की पूरी कोशिश कर सकेंगे। हमारे वीडियो के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। यदि याद रखिएगा, ये मैंने कहा कि द्विगु समास में यदि पूर्व पद संख्यावाची हो, ये सब चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिलेंगी, तो इसको बहुत ही दिमाग से याद रखिएगा कि यदि पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद कोई भी अंग का नाम हो, किसी भी अंग का नाम मतलब शरीर के अंग का नाम, किसी भी शरीर के अंग का नाम, शरीर के अंग का नाम अगर पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद में किसी भी शरीर के अंग का नाम है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, जिसे मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी ये बात बता दे रही हूँ। वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन, पहला पद हमारा क्या है? पूर्व पद हमारा संख्यावाची है, उत्तर पद हमारा एक
समूह के रूप में है कि तीन नेत्रों का समूह, लेकिन त्रिनेत्र किसी एक को कहा जाता है, किसी यहाँ पर सबको त्रिनेत्र हम नहीं कह सकते। तो याद रखिएगा, इसका बस इतना ही मतलब है कि जो सब पर लागू नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर लागू होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति पर लागू होता है, वही होता है बहुब्रीहि समास। तो त्रिनेत्र हम सबको नहीं कह सकते हैं, त्रिनेत्र केवल महादेव हैं, तो वहाँ पर इसीलिए बहुब्रीहि समास है। कभी भी किसी चीज़ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा, उत्तर पद किसी भी शरीर के अंग का नाम होगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप नोट करिए। और यदि कभी भी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में केवल शरीर के अंग और नदीवाचक संज्ञा छोड़ के कोई भी नाम हो, तो वहाँ पर द्विगु समास ही होगा। याद रखिएगा इस बात को। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, कमेंट करके बताइए कि दुपट्टा में कौन सा समास है। अगर आप दुपट्टा शब्द की बात करेंगे तो दुपट्टा मतलब दो पट्टों का समूह, वहाँ पर द्विगु समास होगा। दुपट्टा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। दुधारा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तो ये किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कहा जाता है, किसी विशेष के लिए त्रिनेत्र नाम दिया गया है, महादेव जी को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे द्विगु समास के। पसेरी, नोट करिए, जैसे पसेरी हुआ। पसेरी को आप कैसे तोड़ेंगे? 5 सेरियों का समूह। कहीं कहीं पर पसेरी को 7 किलो के रूप में भी जाना जाता है, 5 किलो के रूप में भी जाना जाता है। तो ज़्यादातर पसेरी को अगर हम कहेंगे 5 किलो मतलब सेरी, 1 सेर 2 सेर कहा जाता है हिंदी में कहीं कहीं पे। तो द्विगु समास में 5 सेरियों का समूह मतलब पसेरी। अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे शब्द आते हैं। अब पहले की तरह पुराने शब्दों का रिपीटेशन बहुत कम होता है, कुछ नए शब्द पूछे जाते हैं, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। अगर आपसे कोई पूछे कि पसेरी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कुछ और भी उदाहरण है, जैसे सतसई, जैसे अष्टभुजी। आप नोट करिए, सतसई, अष्टभुजी, त्रिदोष, 3 दोष, त्रिदोष, सतसई, नोट करते चलिए आप लोग। त्रिदोष, सतसई, अष्टभुजी, अगला है, मैंने आपको अभी बताया दुपट्टा। दुपट्टा पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचकुटी और चौराहा तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो शायद चौराहा ना पूछे कभी, पंचकुटी पूछ सकता है। नोट करिए आप, प्लीज़ इसको नोट करिए। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कह दूं यहाँ पर कि तिरंगा में कौन सा समास है भैया, तो अगर तिरंगा में मैं पूछूंगी तो 3 रंग वाला, लेकिन तिरंगा 3 रंग वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन तिरंगा नाम से कोई एक ही फेमस है, जो आपका है राष्ट्रध्वज। हमारा राष्ट्रध्वज ही तिरंगा नाम से फेमस है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा जो किसी एक विशेष पर लागू होता है? मैंने अभी आपको बताया कि उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, केवल छोटे तौर पे समझिए कि जो सब पर लागू होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होता, जो किसी एक विशेष पर लागू होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। तो तिरंगा आपके राष्ट्रध्वज को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। आप कतई इसको द्विगु समास में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगला है चतुर्भुज, द्विगु समास का उदाहरण है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। ये सारे उदाहरण आप नोट करते चलिए। द्विगु समास यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते चलिए बातों को। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि हिंदी में आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना आए। बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए। और अगला टॉपिक है हमारा, अगले समास के में अगर हम चलेंगे तो वो है हमारा द्वंद्व समास।
हमारा द्वंद्व समास। अगला समास में अगर हम जा रहे हैं वो हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें हमें अब आपको बताना है कि अब तक हम आप पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय पढ़ा है और द्विगु समास पढ़ा है, जिसमें अव्ययी भाव में पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद, कर्मधारय में उत्तर पद और इसी प्रकार से द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। लेकिन अब हमारे अगले पॉइंट के बारे में है कि द्वंद्व समास में क्या होता है। तो द्वंद्व समास में उन दोनों के जस्ट अपोजिट यहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया है एक प्रधान पद मतलब एक मुख्य पद और एक उत्तर पद, या तो एक पूर्व पद या तो एक उत्तर पद। अगर पूर्व पद तो हम अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू।